वालेकुम फ्रेंड्स, अकाउंट्स के लेक्चर में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अकाउंट्स के लेक्चर का कोड है MGT101 और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट दोस्तों ये होते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी है, These are assets that will be used over a period of time in excess of 1 year. These are not held for resale in the normal course of trading. हाँ दोस्तों, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स ऐसे असासे होते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा की मुद्दत रखते हैं, यानी एक साल से ज़्यादा तक इस्तेमाल होते हैं और जिनको हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते। मिसाल के तौर पर आप ज़मीन खरीदते हैं, यानी लैंड, बिल्डिंग और एटसेट्रा, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो आप रीसेल नहीं करना चाहते, जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं और मूवेबल भी नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। उसके बाद दीज में बी हेल्ड फॉर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम हेल्ड कर सकते हैं या फिर हम इनको रीसेल भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं। किसकी? गुड्स की। मिसाल के तौर पर एक फार्मर जो है वो कोई भी सब्ज़ी उगाता है, यानी कोई भी सब्ज़ी पैदा करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो उसको सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए पैदा करता है। इसको हम फिक्स एसेट्स नहीं कहते। उसके बाद सेलिंग ऑफ गुड्स, किसी चीज़ को, अपने असासे को सेल, किसी भी चीज़ को सेल करना, और सर्विसेज को हम सेल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह खाने जा रहे हैं किसी भी डोमिनो पे या किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पर, तो आपको वहाँ पर गुड्स, यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह या और कोई चीज़ जो होती है वो आपको दी जाती है, उसको हम कहते हैं गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स। और सर्विसेज में जो आपको वेटर आता है, वेटर आपके पास जो आपके पास आकर उसे को डिलीवर करता है, वो अपनी सर्विस देता है, जिसको हम कहते हैं सेलिंग ऑफ सर्विस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको खरीदें और उसको सेल भी कर सकते हैं, ये भी फिक्स एसेट्स नहीं है। उसके बाद रेंटल टू अदर, आप किसी को रेंटल कर देते हैं, यानी किसी मकान वगैरह को, घर वगैरह को किराए पर दे दें, तो वो भी फिक्स एसेट्स में शामिल नहीं होता। इसके बाद दोस्तों क्या होती है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन क्या होती है दोस्तों? किसी भी असासे की इस्तेमाल होने की वजह से उसकी कीमत में जो कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी असासे को या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से उसकी कीमत में जो कमी आती है, उसकी टूट-फूट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसको कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है? इसके बाद होती है डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट होते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट, यानी कि डेप्रिसिएबल अमाउंट वो होती है जो कि एसेट्स की कॉस्ट हो। मिसाल के तौर पर आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, यानी 80,000 का या इससे ज़्यादा का, तो वो होती है उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट। उसके बाद दोस्तों इसकी होती है यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ दोस्तों नाम से ज़ाहिर है, जैसे किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एसेट्स खरीदते हैं, आप मशीनरी खरीदें, तो उसमें बताया जाता है कि इसने इतने साल चलना है, यानी कि इसकी इसकी मियाद इतने साल है। मिसाल के तौर पर आप कोई बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं या कुछ और प्रोडक्ट खरीदते हैं खाने के, तो उस पर लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है, यानी फ़लाँ फ़लाँ। उसके बाद आपकी यूज़फुल लाइफ भी इसी तरह से होती है फिक्स एसेट्स पर। नीचे मैंने लिखा पीरियड ओवर विच एन एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, यानी ऐसा वक्त या ऐसा पीरियड जिसके दौरान आप उस एसेट्स को इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद दोस्तों क्या है? इसके डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं। इसके डेप्रिसिएशन मेथड्स दोस्तों पढ़ेंगे हम। इसके हैं 5 डेप्रिसिएशन मेथड। नंबर 1 पे स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद डबल डिक्लेनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको हम डबल डिक्लेनिंग भी कहते हैं और रिड्यूसिंग भी कहते हैं। उसके बाद है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। थर्ड वन होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जिसमें हम तमाम ईयर्स को सम करने के बाद सॉल्व करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट मेथड। उसके बाद फिफ्थ वन है नंबर ऑफ सर्विस हॉर्स मेथड। प्रैक्टिकल वन में मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिकल वन, इसमें है डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएट रेट। उसके बाद यहाँ पर उसने डिटेल दिया है, आपने एक मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2009 को फॉर 80,000। आपने 80,000 की एक मशीनरी खरीदी है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो है 2,000 विद 4 ईयर यूजफुल लाइफ।
रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू ये है दोस्तों कि वो कहता है कि आपकी हर साल 2000 रुपये इसमें कमी होगी, यानी कि आपकी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी वो होगी 2000 पर ईयर या पर मंथ। 4 ईयर में उसकी यूजफुल लाइफ है। उसके बाद कहता है इट कैन वर्क्स फॉर 12,000 हॉर्स इन टोटल। दोस्तों वो कहता है कि इसने 12,000 घंटे काम कर रहा है, यानी कि ये टोटल 12,000 घंटे काम करेगी एंड कैन प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स इन टोटल एज पर एस्टिमेट। जी दोस्तों, जो हमने एस्टिमेट किया उसके मुताबिक ये 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। फॉलोइंग इट्स एक्चुअल रिजल्ट इन 2009 एंड 2010। 2009 और 2010 में हमने इसका एक्चुअल रिजल्ट निकाला। एक्चुअल रिजल्ट क्या था? 2009 में उसने 2 घंटे काम किया, 2000 घंटे काम किया, प्रोड्यूस किए 7000 यूनिट। और इसी तरह उसने 2010 में कितने घंटे काम किया? 2010 में उसने सर्विस दी 5000 घंटे और यूनिट्स हमारे पास उसने प्रोड्यूस किए 15,000। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वो कहता है 2 ईयर्स की आप डेप्रिसिएशन निकालें यूजिंग करते हुए स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डबल डिक्लाइनिंग, सर्विस हॉर्स मेथड, यूनिट्स आउटपुट मेथड और सम ऑफ योर डिजिट मेथड। सबसे पहले हम दोस्तों सॉल्व करते हैं किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या होता है? आप फार्मूला हमेशा याद रखिएगा इनके। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप इसको हल नहीं कर सकते, और अगर आपको ये याद हो फार्मूले तो आप बिला झिझक किसी भी मुश्किल के सुकून से आप अपना पेपर हल कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि आपकी मशीन की जितनी कॉस्ट है उसमें से आप माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू यानी आरवी रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे आप यूजफुल लाइफ पे। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने उसने बताया था कि 80,000 है उसकी कॉस्ट, 2000 है उसका रेजिडुअल वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू, उसके बाद है 4 ईयर्स यूजफुल लाइफ। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं? 80,000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 4। तो इनको दोस्तों माइनस और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो जवाब बचता है वो है 19,500, यानी कि हमारी डेप्रिसिएशन अमाउंट है 19,500 पर ईयर। और दोस्तों याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक ही रहती है, इसमें चेंज नहीं होती। यानी कि अगर एक साल डेप्रिसिएशन 19,500 है तो दूसरे साल भी वही डेप्रिसिएशन 19,500 ही होगी। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम डबल डिक्लेनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोस्तों इसका फार्मूला बहुत ही ईजी है। इसका फार्मूला क्या है? 200 डिवाइडेड बाय लाइफ। इसका फार्मूला होता है 200 डिवाइडेड बाय लाइफ। दोस्तों 200 डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ हमारी कितनी थी? 4। हमने 200 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास बचा 50%। इसमें याद रखिएगा कि हम 200 डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में जवाब आएगा, आएगा नहीं, लेकिन हम इसे वो परसेंटेज में ही लिखेंगे। उसके बाद हम ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 2009 में कॉस्ट थी उसकी 80,000, यानी कि आपकी मशीनरी की कॉस्ट थी 80,000, उसका हमने 50% उस पर डेप्रिसिएट हुआ, यानी आपकी 80,000 का 50% डेप्रिसिएशन में गया तो 40,000 आपका बचा। यानी 80,000 की मशीनरी थी, 80,000 की मशीन में आपने एक साल में उसको 50% यूज़ कर लिया, तो उसकी 50% जो कीमत थी वो कम हो गई। कितनी हो गई? 40,000। तो दोस्तों आपके पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 40,000। अब इस 40,000 को आप 80,000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 40,000। 2010 में उस मशीन की कीमत, पहले साल 2009 में तो 80,000 थी, लेकिन आपने 50% उसको इस्तेमाल कर लिया, यानी उसकी 40,000 रुपये की कीमत कम हो गई। और 2010 में यार दोस्तों आप उसकी कीमत बची 40,000। 2010 में आप दोबारा इसका 50% लेंगे तो बाकी कितना बचता है? 20,000। यानी कि 2010 में आपने इसको दोबारा 50% यूज़ किया तो उसमें 40,000 में से 20,000 कैपेसिटी यूज़ हो गई और 20,000 रुपये बाकी इसकी कीमत बच गई। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर दिस मेथड फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग डेप्रिसिएशन रेट ऑन कॉस्ट। पहले तो हमने इसको कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन रेट को अप्लाई करने के बाद डेप्रिसिएशन निकाली, उसके बाद वर्सेस इन subsequent year depreciation is calculated by applying depreciation rate on opening balance of net book value। नेट बुक वैल्यू क्या थी? नेट बुक वैल्यू यही थी कि 80,000 में से हमने उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट 40,000 माइनस की तो बाकी हमारे पास 40,000 बचा। उसके बाद थर्ड में है सर्विस हॉर्स मेथड या यूसेज मेथड।
सर्विस हॉर्स मेथड ये भी दोस्तों बिल्कुल इजी है। इसमें आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रेट पर हॉर्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड हॉर्स। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या थी दोस्तों, 80,000 माइनस 20,000 यानी कॉस्ट माइनस आर बी इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट, यानी 80,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 78,000। और टोटल एस्टिमेटेड हॉर्स क्या होंगे दोस्तों, ये हम ऊपर देखते हैं। मैंने आप यहाँ पर उसने हमें बताया था कि उसने टोटल एस्टिमेटेड हॉर्स 12 हॉर इन टोटल कैन बी प्रोड्यूस, के उसने 12,000 घंटे काम करना है, यानी उस वो 12,000 घंटे प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करेंगे, 78,000 डिवाइडेड बाई 12,000, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जवाब आता है वो है 6.50 पर हॉर। यानी कि उसने एक साल में अगर 12,000 घंटे काम किया है तो उसका 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने 6.50 यूनिट पर हॉर में प्रोड्यूस किए हैं 12,000 में से, यानी कि उसने एक घंटे में 6.50 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो 6.50 दोस्तों हमारी अमाउंट क्या थी, ये देखिए उसने हमें बताया था कि 2009 में उसने 2,000 घंटे काम किया और 2020 में उसने 5,000 घंटे काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, 2009 में उसने 2,000 घंटे काम किया, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6.50, एक घंटे में अगर उसने 6.50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो 2,000 घंटों में कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचता है 13,000। यानी कि अगर उसने एक घंटे में 6.50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो 2,000 घंटे में उसने 13,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ 2010 में उसने 5,000 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय 6.50 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 32,500, यानी कि दूसरे साल में उसने 32,500 यूनिट प्रोड्यूस किए। उसके बाद दोस्तों तीसरा है यूनिट्स आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स आउटपुट मेथड दोस्तों इसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम है, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट। देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था डेप्रिसिएशन रेट पर हॉर, लेकिन यहाँ पर है पर यूनिट। और यहाँ पर डेप्रिसिएबल अमाउंट, यहाँ पर भी डेप्रिसिएबल अमाउंट, यहाँ पर थे टोटल एस्टिमेटेड हॉर्स, लेकिन यहाँ पर है टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट। तो दोस्तों डेप्रिसिएबल अमाउंट 78,000 आ गई, जो कि हमने ऊपर भी लिखी। उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, आउटपुट दोस्तों ये देखें, उसने यहाँ पर दिए थे कि ही एंड कैन प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स इन टोटल, यानी उसने टोटल यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो है 40,000। तो हम इसको 40,000 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब जो आएगा वो आएगा 1.95 पर यूनिट, यानी कि उसने 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 1.95 पर यूनिट, यानी कि एक घंटे में उसने 1.95 पर यूनिट प्रोड्यूस किए। तो ईयर 2009 में देखें 7,000 हमने कहाँ से लिया, ये देखें उसने कहा था यूनिट प्रोड्यूस 7,000 यूनिट, 2009 में उसने 7,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। उसके बाद ईयर 2010 में उसने 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2009 में उसने 7,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई करेंगे 1.95। दोस्तों उसने 7,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, हमारे पास एक यूनिट की कीमत है 1.95 रुपीज़। अगर हमारे एक यूनिट की कीमत 1.95 हो तो उसने 7,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब 1.95 मल्टीप्लाई बाय 7,000, हमारे पास जवाब आया 13,650, यानी कि उसने 2009 में 13,650 घंटे यानी 13,650 यूनिट प्रोड्यूस किए। उसके बाद 2010 में देखें 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.95, हमारे पास जवाब है 29,250। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये बहुत ही इजी है दोस्तों, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हम जितने भी ईयर्स होते हैं हम इनको कैलकुलेट करते थे, यानी 1 + 2 + 3 + 4। ये दोस्तों देखिए मैंने नीचे क्या लिखा है, सम ऑफ ईयर में हम करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इन ईयर 2009 फर्स्ट ईयर द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 4 years। इन सेकेंड ईयर the machine is expected to be used
for 3 years. In third year, the machine is expected to be used for next 2 years, and is last year the machine is expected to be used in the current year only. इसका मतलब दोस्तों हमें क्या कहता है, वो कहता है कि हम सम करेंगे ईयर्स को 1 + 2 + 3 + 4 = 10 इन द ईयर 2009। वो कहता है आई यानी कि इन एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 4 ईयर। वो कहता है कि हमने पहले साल एस्टिमेट किया कि शायद हमारी मशीनरी 4 साल काम करेगी। उसके बाद इन सेकेंड ईयर द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी, इसी तरह दोस्तों उसने थर्ड ईयर में क्या एस्टिमेट किया, थर्ड ईयर में उसने एस्टिमेट किया कि उसकी मशीनरी अगले 2 साल काम करेगी। और उसके बाद उसने एस्टिमेट क्या किया लास्ट ईयर, वो कहता है लास्ट ईयर में उसने एक्सपेक्ट किया कि उसकी मशीनरी सिर्फ इसी साल काम करेगी, इसके बाद वो मशीनरी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। उसमें दोस्तों हमने क्या किया, देखें यहाँ पे हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली 2009, 2010, 2011, 2012, ईयर 1, 2, 3 एंड 4। 78,000 जो कि हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट थी, मल्टीप्लाई बाय 4 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे 4 साल थे, 1, 2, 3, 4। उसने एस्टिमेट किया कि उसकी मशीनरी देखें यहाँ पर कि 4 साल काम करेगी। इस तरह हमने 78,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 हमने कहाँ से किया, डिवाइडेड बाय 10 हमने इधर से किया, सम ऑफ ईयर्स को सम करने के बाद 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे इज इक्वल टू 31,200, जो कि हमारे पहले साल की डेप्रिसिएशन अमाउंट है। उसके बाद दूसरे साल में हम क्या करेंगे, 78 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 23,400 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। थर्ड में भी हम इसी तरह 15,600 थर्ड की डेप्रिसिएशन, एंड फोर्थ में हमारी डेप्रिसिएशन कितनी है 7,800। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बेसिक अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज। फिक्स एसेट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है दोस्तों, नीचे देखें परचेज मैंने लिखा नरेशन में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अपॉन पेमेंट्स और ऑन क्रेडिट। यानी कि आप फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, क्रेडिट पर करें या पेमेंट पर, तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, फिक्स एसेट डेबिट। यानी कि आपने एसेट तो खरीद लिया है, एसेट जब आपके पास होगा तो उसको कहते हैं फिक्स, उसको कहते हैं डेबिट। फिक्स यानी कि फिक्स एसेट्स आपका डेबिट हुआ, और उसके साथ आपने अगर कैश पर खरीदा है तो कैश क्रेडिट, बैंक के थ्रू खरीदा है तो बैंक क्रेडिट, और क्रेडिट पर खरीदा है तो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद उसकी दूसरी एंट्री क्या होती है दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री क्या करेंगे हम, इसमें हमने क्या किया था, प्रोविजंस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन की हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो कि इस साल की हमने डेप्रिसिएशन की है। उसके साथ करेंगे हम प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, या फिर हम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट भी कर सकते हैं, डेबिट, और उसके साथ हम प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम थर्ड की क्या होती है, थर्ड में है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज्ड टू इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट में इनको क्लोज कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एंट्री करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट में लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।